ठीक है। आज हमने क्या करना, आपका डाटा सेव करना परमानेंटली। ठीक है, हम क्या करें, आपका डाटा सेव करना है परमानेंटली। अब परमानेंट डाटा सेव का क्या मतलब है कि आपके पास डाटा रैम वगैरह में स्टोर ना हो। अभी तक हमारे पास सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई, आपकी एप्लीकेशन वर्किंग कंडीशन में आ रही है, तो जब तक आपकी एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती तब तक आपका डाटा क्या सेव है। आप डाटा उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि डाटा आपके पास क्या हो, परमानेंटली स्टोर हो। ठीक है, डाटा आपके पास क्या परमानेंटली स्टोर हो। परमानेंट स्टोरेज का क्या मतलब है कि आप कोई एप्लीकेशन को क्लोज कर दे, एप्लीकेशन को एग्जिट कर दे, एक्टिविटीज़ या फ्रेगमेंट्स आपके पास डिस्ट्रॉय हो जाए, आप एप्लीकेशन दोबारा रन करें तो डाटा आपको क्या मिले, सेव मिले। डाटा आपके पास क्या हो, सिंक्ड होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज अवेलेबल है। ठीक है, आपका डाटा परमानेंटली सेव करने के लिए एक हमारे पास यूज होगी आपकी एसक्यूएल। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, मतलब आपके पास टेबल्स होंगे। और दूसरी अप्रोच हमारे पास आती है कि आप डाटा सेव कर सकते हैं, ये सिर्फ एंड्रॉयड में अवेलेबल है, शेयर्ड प्रेफरेंसेस। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, डाटा को सेव कर सकते हैं परमानेंटली यूजिंग शेयर्ड प्रेफरेंसेस। ठीक है, देखिए ना, अब आपके पास ये दो डिफरेंट टाइप की डाटाबेस स्टोर या क्रिएट करने की जरूरत क्यों आ रही है। ठीक है, हमारे पास टू टाइप्स है। एक है हमारे पास शेयर्ड प्रेफरेंस, दूसरी अप्रोच हमारे पास आ रही है एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल का सबको आइडिया है, मतलब रोज एंड कॉलम्स टेबल्स, इनका आई थिंक सबको आइडिया है कि नहीं। ओके ओके, दानियाल और यूसुफ, आप दोनों को भी आइडिया है रोज एंड कॉलम्स का। यस सर, थ्योरेटिकल पता है थोड़ा बहुत। ओके ओके, सुना। अब ये देखे ना कि अगर हम बात करते हैं आपके पास एसक्यूएल की। ठीक है, पहले हम डिस्कस कर रहे हैं आपके पास शेयर्ड प्रेफरेंसेस। ठीक है, ओके, शेयर्ड प्रेफरेंस में आपका डाटा सेव होता है इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स। ठीक है, शेयर्ड प्रेफरेंस में आपका डाटा सेव होगा इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स। ठीक है, अब की वैल्यू पेयर का कॉन्सेप्ट आपके पास क्या आ रहा है कि हर डाटा को स्टोर करने के लिए उसके साथ एक की असाइन होगी। ठीक है, हर डाटा को स्टोर करने के लिए क्या होगा, आपकी एक की असाइन होगी। और की हमारे पास हमेशा क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। की हमेशा आपके पास क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। आपने 5 डाटा एलिमेंट्स या 5 वैल्यूज को सेव करना है तो आपको 5 डिफरेंट कीज रखनी पड़ेंगी। ठीक है, 5 डाटा एलिमेंट्स को सेव करना है तो 5 डिफरेंट क्या रखनी पड़ेंगी, कीज क्रिएट करनी पड़ेंगी। कीज क्रिएट करने से आपके पास क्या होता है कि डाटा आपके पास क्या हो रहा है, परमानेंट स्टोर हो रहा है। और शेयर्ड प्रेफरेंस आपके पास यूज होंगे टू स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा। ठीक है, शेयर्ड प्रेफरेंस आपके पास यूज होंगे टू स्टोर लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा। शेयर प्रेफरेंस का एडवांटेज ये है, एक तो आपके पास जो मेन एडवांटेज का, डाटा आपका परमानेंटली स्टोर हो रहा है। उसके अलावा जो उसका मेन एडवांटेज है ना, वो ये है कि अमाउंट ऑफ कोड आपके पास बहुत स्मॉल है। जस्ट 4 लाइंस ऑफ कोड में आपके पास डाटा परमानेंटली सेव हो जाएगा। जस्ट 2 लाइंस ऑफ कोड में आपका डाटा क्या हो जाएगा, रिट्रीव हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा कोड करके आप क्या कर सकते हैं, डाटा को परमानेंटली सेव कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट अमाउंट वाला कॉन्सेप्ट समझ आया कि थोड़ा सा डाटा आपने क्या करना है, एक्चुअली सेव करना है। देखिए ना कि अगर आपने अपना एडमिन का डाटा सेव करना है तो एडमिन में कहता हूँ कि एक उसका नेम है, एक उसका पासवर्ड है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर है, एक उसका ईमेल है। तो एडमिन की हमारे पास कितनी फील्ड्स होंगी, जी एडमिन की कितनी फील्ड्स होंगी हमारे पास, चार। चार फील्ड्स सुन ले, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल और कॉन्टेक्ट नंबर, 4 फील्ड्स होंगे। तो अगर उसे शेयर्ड प्रेफरेंस में सेव करना तो 4 कीज रिक्वायर होंगी। ठीक है, हमारे पास क्या होंगी, 4 डिफरेंट कीज रिक्वायर होंगी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो आपके पास शॉर्ट सिर्फ एडमिन का डाटा जैसे आपने सेव करना है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, शेयर्ड प्रेफरेंस। आपने यूजर का लॉगिन डाटा मतलब ईमेल और पासवर्ड सेव करना है, उसके लिए हम यूज करते हैं शेयर्ड प्रेफरेंस। हाँ, अगर आपने प्रोडक्ट्स का डाटा सेव करना है, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट्स का रेटिंग आ रही है, प्राइस आ रही है, नाम आ रहा है और डिस्काउंट आ रहा है, 4 प्रॉपर्टीज आ रही है। तो अगर 100 प्रोडक्ट्स आ जाए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, 400 कीज याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, मैं 400 डिफरेंट कीज क्या करनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी। जब इस तरह से आपके पास स्ट्रक्चर फॉर्मेट में डाटा आता है तब आपका शेयर प्रेफरेंस इज नॉट अ गुड अप्रोच। शेयर प्रेफरेंस में आप डाटा सेव कर सकते हैं
लेकिन आपकी अप्रोच बेहतर नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा कोड इन फॉर्म ऑफ कीज़ क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। फिर कीज़ में डाटा रिट्रीव करके आपको इस पर ऑपरेशंस एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं करवा सकते। जब इस तरह का डाटा आएगा उसको हम रोज एंड कॉलम्स में सेव कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो ना, आपके पास जैसे यूजर्स का डाटा आ रहा है, प्रोडक्ट का डाटा आ रहा है, तो जितने उसकी प्रॉपर्टीज हैं 4 कॉलम्स बना लें। 100 प्रोडक्ट्स आए तो 100 रोज आ जाएंगी, 200 प्रोडक्ट्स आए तो 200 रोज आ जाएगी, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ डाटा अगर आपके पास बहुत ज्यादा है, फिर आप लोगों ने क्या अप्रोच यूज करनी है, रोज एंड कॉलम्स मतलब टेबल्स यूज करने हैं। अगर अमाउंट ऑफ डाटा आपके पास बहुत स्मॉल है, तब आप क्या यूज कर लो, शेयर प्रेफरेंस यूज कर लो। और दोनों सिनेरियोज में डाटा परमानेंटली सेव होता है। इसका मतलब आपके पास जो डाटा है एप्लीकेशन एग्जिट होने पे भी डिलीट नहीं होगा, ठीक है। यहां तक आइडिया हो गया, डाटा स्टोरेज का आइडिया हो गया थोड़ा सा, यस सर। ठीक है ना। तो पहले हम काम कर लेते हैं शेयर्ड प्रेफरेंसेस पे, ठीक है। हम छोटा सा कोड करते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, आपका डाटा परमानेंटली सेव कर लेंगे, राइट। जस्ट अ मिनट, एक मिनट वेट कीजिएगा। ओके जी, सो हम एक सिंपल सा सिनेरियो क्रिएट करते हैं जिसमें आपके पास एक हम इनपुट फील्ड लेते हैं, उससे हम डेटा स्टोर करते हैं और एप्लीकेशन को एग्जिट करने के बाद क्या करते हैं, उस डेटा को रीड कर देते हैं। मेरे पास एक डाटा ऐसा हो, एप्लीकेशन एग्जिट भी हो जाए तो एग्जिट होने के बाद भी क्या हो, आपका डाटा परमानेंटली सेव, राइट। ओके जी, सो मैं एक सिंपल सा लेआउट क्रिएट करने का, बटन्स और एडिट टेक्स्ट, वही आपका फाइंड व्यू बाय आईडी वाला काम जो कि लाइक हम हर प्रोजेक्ट में करते हैं। ओके जी, कोड सबको विजिबल है, कोई मोबाइल मोबाइल फोन पे तो नहीं है। ओके ओके, फिर मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ओके जी, ओके, तो मेरे पास आपका पेरेंट लेआउट है। यहाँ पे मैंने ले लिया जस्ट आपके पास एक एडिट टेक्स्ट, ठीक है। इसको मैंने कर दिया आपके पास मैच पेरेंट, हाइट मैंने यहाँ पे कर दी इसकी 50 dp, और उसके बाद विड्थ राइट मैंने साइन कर दी। देन मैं इसका आईडी ले लेता हूँ, इनपुट आईडी मैंने ले ली इसकी इनपुट। फिर इसको मैंने हिंट दे दिया, सिंपल हमारे पास क्या आ गया, आपकी एक एडिट टेक्स्ट आ गया। एडिट टेक्स्ट के नीचे मैं एक सिंपल बटन ले लिया विथ मैश पेरेंट, हाइट से 50 dp, एरिया साइन कर लिया रैंडमली। ओके, टेक्स्ट मैंने दे दिया सिर्फ
ऑन क्लिक मैंने एक फंक्शन कॉल कर लिया सेव का, ठीक है। तो सिंपल सा आपका यूआई है, ठीक है। ये मैंने एक आपका डिजाइन कर लिया और इसको बिलो कर दिया मैंने, ठीक है। सो लेआउट में आई थिंक कोई इशू नहीं है, एक सिंपल एडिट टेक्स्ट ली है और एक आपके पास सेव डाटा का बटन ले लिया। मेरी एक्टिविटी पे आए तो ये काम भी हर प्रोजेक्ट में हम करते आ रहे हैं स्टार्ट से। एडिट टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट लिया इनपुट, और यहाँ पे मैंने किया इनपुट इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय idr डॉट id डॉट इनपुट। ओके, इसके अलावा हमें यहाँ पे चाहिए पब्लिक void save का फंक्शन। ओके, सो लाइक ये चीज़ तो क्लियर है ना सबको। अब आपके पास ये है कि जैसे सेव के बटन पे क्लिक करो आपका डाटा परमानेंटली सेव हो, ठीक है। सेव के बटन पे क्लिक करो तो आपका डाटा क्या हो जाए, परमानेंटली सेव हो जाए। ओके, हमारे पास यहाँ पे क्लास आ रही है शेयर्ड प्रेफरेंसेस। हमारे पास कौन सी क्लास आ रही है, शेयर्ड प्रेफरेंसेस, ठीक है। ये हमने एक क्लास क्रिएट की शेयर्ड प्रेफरेंसेस, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट ले लिया एसपी, एसपी के नाम से मैंने क्या ले लिया, उसका ऑब्जेक्ट ले लिया। अब इसको इनिशियलाइज करने के लिए आपका एक प्री डिफाइंड फंक्शन अवेलेबल है। इसको इनिशियलाइज करने के लिए आपका प्री डिफाइंड फंक्शन अवेलेबल है। तो जिस तरह फ्रैगमेंट मैनेजर के लिए आपका एक फंक्शन अवेलेबल था गेट सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर, ठीक है। हमारे पास फ्रैगमेंट के लिए फंक्शन था गेट सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर। यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन अवेलेबल है गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस। तो ये कौन सा फंक्शन अवेलेबल है, गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस, ठीक है। अब इसमें जो आपके पास पैरामीटर्स आ रहे हैं, पहला पैरामीटर उसका नाम, पहला पैरामीटर आपके पास क्या आ रहा है, उसका नाम, ठीक है। नेम सिंपली रिप्रेजेंट कर आपके पास स्टोरेज का नेम, ठीक है। नेम सिंपली रिप्रेजेंट कर आपका स्टोरेज का नेम, किस स्टोरेज के इनसाइड आपने डाटा सेव किया, ठीक है। किस स्टोरेज के इनसाइड आपने डाटा सेव किया हुआ है, ओके। जिस तरह हम कहते हैं ना कि ये टेबल 1 है, इसमें स्टूडेंट्स का डाटा है, टेबल 2 है, टीचर्स का डाटा है। तो जो टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 वो उस स्टोरेज का आपके पास क्या आ रहा है, नाम आ रहा है, ठीक है। आपके पास लाइक जैसे उधर बैंक्स में आपके पास लॉकर्स होते हैं, इस लॉकर में डाटा पड़ा है, इस लॉकर में डाटा पड़ा है, हर लॉकर का कोई ना कोई नाम होता है। इसी तरह आप जितने मर्जी प्रेफरेंसेस स्टोरेजेस क्रिएट कर सकते हैं, आपने उसका एक नाम सेट करना है। तो मैंने इसका नाम रखा माई स्टोरेज, ठीक है। मैंने उसका नाम क्या रख लिया, माई स्टोरेज। इसका मतलब यह कि जब आपने डाटा गेट करना है तब गेट करते वक्त भी स्टोरेज का नाम क्या देना पड़ेगा, माई स्टोरेज, ठीक है। स्टोरेज का नाम क्या देना पड़ेगा, माई स्टोरेज। तो हम कोड को थोड़ा सा बेहतर करने के लिए करते हैं पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग। हमने एक स्ट्रिंग क्रिएट कर ली स्टोरेज के नाम से, ठीक है, इक्वल्स टू, और इसका नाम रख लिया स्ट्रिंग में माई स्टोरेज, ठीक है। ताकि जहां पे भी आपको जरूरत पड़ेगी आप इस वेरिएबल से उसकी वैल्यू एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने इसमें यहाँ पे लिख दिया स्टोरेज। ये मेरे पास आ गया पहला पैरामीटर आपका नाम, ठीक है। पहला पैरामीटर क्या आ गया, नाम आ गया। दूसरा आपके पास है मॉड। मॉड आपके पास ये होगा या तो मॉड पब्लिक या फिर आप मॉड रख लो प्राइवेट, ठीक है। या तो मोड रख लो पब्लिक या मोड रख लो प्राइवेट। सो मोड पब्लिक का आपके पास क्या मतलब है कि इस प्रेफरेंस को पब्लिकली या मल्टीपल एप्स एक्सेस कर सकती हैं। मतलब ये जो माई स्टोरेज के नाम से प्रेफरेंस है इसको मल्टीपल एप्लीकेशंस क्या कर सकती हैं, एक्सेस कर सकती है। अगर आप उसका मोड प्राइवेट रख देते हो तो इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ आपकी ऐप एक्सेस कर सकती है, ठीक है। मोड प्राइवेट का ये मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी एप्लीकेशन क्या कर सकती है, उसे एक्सेस कर सकती है। ओके जी, हमारे पास आ गया शेयर प्रेफरेंसेस। लो जी, नेक्स्ट हमारे पास आया डाटा सेव करने के लिए एडिटर की क्लास। हमारे पास एक किस नाम से क्लास आ रही है, एडिटर की क्लास। अगेन ये नेस्टेड क्लास आपके पास शेयर प्रेफरेंस की, ईडी के नाम से ऑब्जेक्ट लिया, इसको आपने इनिशियलाइज करना है sp.edit, ठीक है। इसको इनिशियलाइज आपने किस तरह करना है, शेयर प्रेफरेंस के ऑब्जेक्ट से। तो प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट आपने क्या किया, स्टोरेज डिफाइन कर दी जहां पे डाटा सेव करना है। फिर डाटा, अच्छा जी मैं कमेंट्स में लिखते जाता हूँ, where you save
आपके पास एडिटर आ रहा है, हाउ टू सेव योर डाटा, जिस क्लास ने एक्चुअली क्या करना है, डाटा सेव करना। तो हमारे पास है ed डॉट पुट, ये जस्ट फंक्शन है, पुट स्ट्रिंग बूलियन इंट फ्लोट लॉन्ग। हमने किया पुट स्ट्रिंग, डाटा हमने क्या कर लिया, इनपुट डॉट, सॉरी पहला पैरामीटर आपके पास की आ रही है, सो की हम क्या रखें, की हमने रख ली माई डाटा, की मैंने क्या रख ली, माई डाटा, और वैल्यू मैंने उसकी क्या रख ली, इनपुट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक हो गया। तो यूजर ने जो भी डाटा एंटर किया वो आपके पास क्या हो गया, परमानेंटली सेव हो गया। ना आपके पास जस्ट लाइक योर फ्रैगमेंट्स डॉट कमिट व्हिच मींस आपका सेव चेंजेस। ठीक है, सो जस्ट 4 लाइंस ऑफ कोड में आपका डाटा परमानेंटली सेव हो गया। 4 लाइंस ऑफ कोड में क्या होगा, आपका डाटा परमानेंटली सेव होगा। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। प्रेफरेंस जहाँ पे डाटा स्टोर करना है, जिस क्लास में पुट स्ट्रिंग पुट बूलियन के फंक्शन पड़ा उसका नाम आ रहा है एडिटर, और जैसा आपने लास्ट करना है ed डॉट कॉमेंट, लास्ट आपने क्या करना है ed डॉट कॉमेंट। ओके जी, सो ये हमारे पास क्या हो गया, आपका डाटा सेव हो गया, हमारे पास क्या हो गया, आपका डाटा सेव हो गया। हम चाहते हैं कि जैसे ही एप्लीकेशन चले जो सेव डाटा अवेलेबल है वो टोस्ट हो जाए। ठीक है, सेव डाटा अवेलेबल क्या है आपके पास, क्या हो जाए, टोस्ट हो जाए। सो हमने किया जी, अगेन यही क्लास हमारे पास यूज होगी। ठीक है, देखिए इसका नाम क्या रखा है हमने, माई स्टोरेज। ठीक है, इसका नाम मैंने क्या रखा है, माई स्टोरेज। तो जहां पे डाटा सेव किया वहां से ही आपने क्या करना है, डाटा एक्सेस करना है। तो मैंने किया sp डॉट गेट। अब कौन सा गेट यूज करूं बोला, एग्जैक्टली गेट नहीं, खाली स्ट्रिंग सिर्फ हम यूज करें, क्योंकि हमने सिर्फ एक स्ट्रिंग्स यूज किया, मल्टीपल स्ट्रिंग्स या सेट स्टोर नहीं किया, हमने सिर्फ क्या किया, स्ट्रिंग स्टोर किया। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास की आएगी, तो हमने की क्या रखी थी बोला, माई, हाँ की डाटा के लिए, माई डाटा। माई डाटा एग्जैक्टली, इसका नाम ने रखा था माई डाटा। देखिए ये हमारे पास क्या आ गया, आपका डाटा आ गया। अब इसमें एक ऑप्शनल पैरामीटर होता है डिफॉल्ट वैल्यू, वो हमने रख ली NA नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो डिफॉल्ट वैल्यू आपको हेल्प कर रही है कि डाटा पड़ा भी हुआ है या नहीं पड़ा। ठीक है, ये आपको हेल्प करेगी डाटा पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। ओके, सो हमने यहाँ पे किया स्ट्रिंग डाटा इक्वल टू दिस, तो हमारे पास डाटा आ गया। पहली दफा ऐप चलेगी तो इस स्ट्रिंग में क्या स्टोर होगा भला, पहली दफा जब चलेगी, देखा ना, जब पहली दफा ऐप चली है तो कोई डाटा पहले का स्टोर पड़ा है कि नहीं, कहां से आया बताओ जरा। जी जी, आने पहली दफा चली है, तभी मैंने सेव तो कुछ नहीं ना किया, तो पहले आपका कोई डाटा पड़ा होगा, तो वही तो कहना, जब कोई डाटा नहीं है तो इस वेरिएबल में क्या सेव होगा, बाकी लोग, डिफॉल्ट वैल्यू सर। हाँ एग्जैक्टली, देखो ना डिफॉल्ट वैल्यू है कि अगर डाटा नहीं पड़ा हुआ तो ये स्ट्रिंग स्टोर कर दे। ठीक है, अगर डाटा आपके पास नहीं पड़ा तो क्या स्टोर कर दे, NA स्टोर कर दे। तो मैंने किया इफ डाटा डॉट इक्वल्स, यहाँ पे मैंने कर लिया इक्वल्स NA। अगर आपके पास NA आ रहा है तो आपने टोस्ट एक डिस्प्ले कर दिया, नो डाटा अवेलेबल। ठीक है, हमने टोस्ट डिस्प्ले कर दिया। इसके अलावा ना एक और चीज आपको बताया था कि वो जिस तरह एप्लीकेशन आपके पास अगर डाटा इनवैलिड हो तो एक रेड सा आइकन आता है, उसके लिए होता है इनपुट डॉट सेट एरर, ये फंक्शन होता है। यहाँ पे पास कर दिया नो डाटा अवेलेबल। ठीक है, तो एल्स में मैं क्या करता हूँ जी, इनपुट में डाटा सेट करवाया था, जो भी आपके पास पहले का आपने क्या किया हुआ है, स्टोर किया हुआ है। ठीक हो गया, और उसी को मैंने क्या करवा दिया, टोस्ट भी करवा दिया। ओके जी, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, और यहाँ पे दिस
डेटा कॉमा लेंथ शॉर्ट। ठीक हो गया जी। तो ये एक मैंने छोटा सा प्रोग्राम बना लिया जिसमें आपके पास क्या हो रहा है, आपका डेटा परमानेंटली सेव हो रहा है। ठीक है, इसमें आपके पास क्या हो रहा है, आपका डेटा परमानेंटली सेव हो रहा है। सेव के बटन पर क्लिक करते हैं, 4 लाइन्स ऑफ कोड ने क्या किया, डेटा सेव कर लिया। एप्लीकेशन रन की तो 2 लाइन्स ऑफ कोड ने क्या किया, डेटा रिट्रीव कर लिया। 2 लाइन्स ऑफ कोड ने क्या किया, आपका डेटा रिट्रीव कर लिया। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ आया कि नहीं? बाकी लोगों को भी जैसे क्लियर हुआ है? जैसे क्लियर। ओके जी, इसको एक दफा रन कर लेते हैं। अच्छा, ये काम एक फंक्शन में भी कर सकते हैं परफॉर्म। ठीक है, जरा कोड आपके पास देखने में, रीड करने में आसानी। मैंने किया वाइट चेक डेटा। ठीक है, ये कोड मैंने फंक्शन में लिख दिया और यहाँ पे क्या किया, चेक डेटा कॉल। ठीक है, कोड आपके पास थोड़ा सा बेहतर हो गया। तो आप ये चेक डाटा किसी फंक्शन पे भी लगा, किसी बटन पे भी लगा सकते हैं, राइट। उससे अगर जैसे उधर आपका बटन पे क्लिक करेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, डेटा चेक हो जाएगा। ये चीज ओके जी, तो इसको रन करते हैं। ओके, अच्छा, वैसे एक अप्रोच देखें कि पब्लिक फंक्शन का तो सबको पता है कि नहीं?
अगर हम एक क्लास में एक पब्लिक फंक्शन बना लें, उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है ना? तो लाइक प्रोफेशनली आपको बताता हूँ हम लोग क्या अप्रोच यूज करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्लास बनाते हैं प्रेफ के नाम से या प्रेफरेंसेस के नाम से या लिटिल स्टोरेज या यूटिलिटीज के नाम से। ठीक है, उस क्लास लोग में हम क्या करते हैं, पब्लिक फंक्शंस क्रिएट कर देते हैं। एक फंक्शन होता है पुट डेटा के नाम से या पुट आईडी, पुट यूजर नेम, सेव डाटा के नाम से। एक फंक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं गेट डाटा के नाम से। ठीक है, ताकि हम पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी डाटा चाहिए होगा उस पब्लिक फंक्शन से क्या कर लें, उसको गेट कर लें। पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी आपने डाटा स्टोर करना होगा उस पब्लिक फंक्शन से क्या कर लें, आप डाटा को स्टोर कर लें। ठीक है, तो हमारे पास अप्रोच प्रोफेशनली कुछ इस तरह से होती है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपने इस फोल्डर में एक जावा क्लास क्रिएट की, इसका नाम रख लिया प्रेफ के नाम से। ठीक है, तो दैट इज योर पब्लिक क्लास। अभी देखना हमारे पास काम थोड़ा आसान हो जाता है। हमने यहाँ पे किया जी पब्लिक void save data। ठीक है, और यहाँ पे आपको चाहिए एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट, तो मैंने किया एक पैरामीटर कॉन्टेक्स्ट सी, दूसरा पैरामीटर आ गया आपका स्ट्रिंग डेटा। ठीक है, तो मेन एक्टिविटी से मैंने ये कोड कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, सी डॉट गेट शेयर प्रेफरेंसेस। ठीक है, स्टोरेज मैंने इस तरह इसका नाम रख लिया गेट माई स्टोरेज, और मॉड मैंने यहाँ पे रख लिया, ये बेसिकली मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके जी, अब यहाँ पे इनपुट डॉट गेट टेक्स्ट मैंने यहाँ पे पास कर दिया स्ट्रिंग डेटा। ठीक है जी, अब ये फंक्शन पूरी एप्लीकेशन एक्सेस कर सकती है। इस तरह ही मैंने किया पब्लिक void, बल्कि void नहीं, डाटा रिटर्न करना स्ट्रिंग गेट डाटा, और यहाँ पे मैंने गेट पास किया कॉन्टेक्स्ट सी कॉम, बल्कि और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ डाटा रिट्रीव करना है। सेम मैंने प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसी नाम से, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ sp.getString, और इधर मैंने स्ट्रिंग पास कर दी, उसका नाम पास कर दिया my डिफॉल्ट वैल्यू, और इसको मैंने कर दिया ले जी। तो ये क्लास बन गई हमारे पास। जब भी डाटा सेव करना होगा इस फंक्शन को कॉल कर दो, जब भी डाटा रिट्रीव करना होगा इस फंक्शन को कॉल कर दो। ठीक है, तो ये सेपरेट क्लास वाला पॉइंट सबको समझ आया? पहले जो हमारी फंक्शनैलिटी थी वो सिर्फ मेन एक्टिविटी तक थी। अब जो हमारे पास फंक्शनैलिटी है वो आपके पूरे प्रोजेक्ट तक हो गया। ठीक है, आप पूरे प्रोजेक्ट में क्या कर सकते हो, उसे यूज कर सकते हैं। ओके, सो मैं प्रोजेक्ट रन करता हूँ, इसको हम रन करके टेस्ट कर। ओके ओके, सो इस प्रेफ की क्लास का जो मेन मकसद है ना, ये है, ये देखिए मैंने मेन एक्टिविटी में कोड लिखा है ये वाला डाटा सेव करने का। तो मैं सिर्फ कब कॉल कर सकता हूँ, मेन एक्टिविटी के अंदर। ये सिर्फ मैं कहाँ पे कॉल कर सकता हूँ, आपकी मेन एक्टिविटी के इनसाइड। ठीक है, लेकिन जब मैं किसी पब्लिक क्लास में एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ पब्लिक, तो इस फंक्शन में किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी स्क्रीन पे, किसी भी फ्रैगमेंट में, किसी भी अडॉप्टर में क्या कर सकता हूँ, इजीली कॉल कर सकता हूँ। ये मेरे पास मेन फायदा आता है आपके पास एक सेपरेट क्लास क्रिएट करने।
जिस तरह शायद आप लोगों को याद होगा, मैंने डेटाबेस में भी एक क्लास क्रिएट की थी पब्लिक, और उसमें गेट डाटा का फंक्शन बनाया था पब्लिक, ताकि आपको कहीं भी ज़रूरत पड़े अपने डाटा की, आप उसे क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, कहीं भी आपको डाटा की ज़रूरत पड़े तो आप डाटा को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ये मैं मेन एडवांटेज आ रहा है इस क्लास का। ओके ओके, सो ऐप मेरे पास इंस्टॉल हुई। सो देखिए, पहली दफ़ा आया तो मुझे एरर आ गया, नो डाटा अवेलेबल। ठीक है, क्या एरर आ गया, नो डाटा अवेलेबल। तो मैंने किया माई रैंडम डाटा, मैंने यहाँ पे क्या किया, माई रैंडम डाटा, सेव पे क्लिक किया। अब डाटा आपके पास क्या हो गया, परमानेंटली सेव हो गया। डाटा आपके पास क्या हो गया, परमानेंटली सेव हो गया। मैंने बंद की और ये एप्लीकेशन दोबारा रन की, तो अब आपको माई रैंडम डाटा यहाँ पे टोस्ट हो गया। ठीक है, माई रैंडम डाटा आपके पास क्या हो गया, टोस्ट हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको, ये पॉइंट समझ आया कि नहीं? तो जो आपकी फेसबुक एप्लीकेशन है, ये कोई भी ऐसी एप्लीकेशन है जो कि क्या काम कर रही है, आपको वो लॉगिन की फंक्शनैलिटी दे रही है। तकरीबन हर ऐप में अब लॉगिन वगैरह के फीचर आते हैं कि नहीं? ठीक है ना, तो आपने देखा हर एक में आपके पास एक ऑप्शन होती है रिमेंबर मी की। देखिए ना, हर ऐप में ऑप्शन होती है कि नहीं, यूजर ने पासवर्ड एंटर करते नीचे एक छोटा सा चेकबॉक्स होता है रिमेंबर मी। तो रिमेंबर मी करने से क्या होता है बोला, एग्जैक्टली वो कैशे में नहीं सेव होता, वो शेयर्ड प्रेफरेंस में सेव होता है। अब ये पॉइंट समझ आया? उसने क्या किया, जो आपका यूजर नेम था, पासवर्ड था, उसको क्या कर लिया, प्रेफरेंस में सेव कर दिया, ताकि जब दोबारा एप्लीकेशन रन करो, उसने स्प्लैश स्क्रीन के बाद लॉगिन पे जाने के बजाय क्या काम किया, चेक कर लिया कि आपके प्रेफरेंस में अगर डाटा पड़ा हुआ है तो आप डायरेक्ट क्या ले जाओ, प्रोफाइल या न्यूज फीड पे ले जाओ। अगर शेयर प्रेफरेंस में डाटा अवेलेबल नहीं है, देन उसको कहाँ पे शिफ्ट कर दो, लॉगिन स्क्रीन पे शिफ्ट कर दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं सबको? ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ आ गई अच्छी तरह? ओके, सो हम एक छोटा सा काउंटर बनाते हैं जो कि ये टेस्ट कर रहा है मेरी एप्लीकेशन कितनी दफा ओपन हुई है। ठीक है, मेरी एप्लीकेशन कितनी दफा ओपन हुई है। सो मैं क्या करता हूँ, दो फंक्शन बना लूँ जी, पब्लिक, एक का नाम रख लिया सेव काउंटर। ठीक हो गया, इसके रिटर्न टाइप मैंने रख दी वॉइड। ये जरा सब लोग ध्यान से समझिएगा। और मैंने पास कर दिया आपका कॉन्टेक्स्ट सी। ठीक हो गया, और इधर मैंने ये कोड लिया सारा का सारा। अब सिर्फ फर्क क्या, पुट स्ट्रिंग की जगह मुझे यहाँ पे चाहिए पुट इंट। मुझे क्या चाहिए, पुट इंट। और मैंने इसकी की रख ली काउंट, और डाटा मैंने यहाँ पे रख लिया जो भी आपका एक इंटीजर काउंटर आ रहा है, कॉमा इंट काउंटर। ठीक हो गया, तो इस फंक्शन ने क्या किया, आपका काउंटर सेव कर दिया। फिर मैंने किया पब्लिक इंट गेट काउंटर, ये फंक्शन लगा लिया मैंने काउंटर गेट करने के लिए। इधर हमने गेन का कर लिया कॉन्टेक्स्ट सी। ओके, ये हमारे पास हो गया, राइट। अब आप लोग बताएं, जब काउंटर हमने गेट करना है तो क्या कोड होगा? हाँ हाँ, क्या हो गया? देखे ना, गौर करें, पहले मैंने किया था sp.getString। अब मैं क्या करूंगा, यार काउंटर की डेटा टाइप क्या आ रही है, इनमें से कौन सा गेट कौन से फंक्शन यूज करूं? हाँ, गेट इन, देखो ना उसकी डेटा टाइप क्या आ रही है, इंटीजर आ रही है। और की क्या पास कर दूं, ये भी आप बता दे। वेरी गुड, काउंट, जो मैंने ऊपर की क्रिएट। डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखूं, काउंटर की डिफॉल्ट वैल्यू हमेशा क्या होती है? एग्जैक्टली, बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो मैंने यहाँ पे किया, ये काउंटर रिटर्न कर दिया। काउंटर मैंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। फंक्शन बन गया सेव काउंटर, और फंक्शन आपके पास क्या बन गया, गेट काउंटर। ठीक है,
अब ये है कि एक जावा का फीचर है, अगर आप चाहते हो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बगैर फंक्शन कॉल करो, इस क्लास को बना लो स्टैटिक। ठीक है, इस क्लास को मैंने क्या बना लिया, स्टैटिक बना लिया। अच्छा, मुझे स्टैटिक के फंक्शन भी स्टैटिक बनाने पड़ेंगे। फिलहाल जरा एक आप भी स्किप करते हैं। ओके जी, मेन एक्टिविटी में आए हम। यहाँ पे मैंने क्या किया, सॉरी, ये मेन एक्टिविटी, हाँ मैंने क्या किया, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ref p इज इक्वल टू न्यू ref, ref का ऑब्जेक्ट आ गया। अब जो आपने काउंटर सेव करना है वो मेन एक्टिविटी में कहाँ पे सेव होगा, जैसे ही एप्लीकेशन चलती है मैंने वहां पे काउंटर सेव करना है, तो काउंटर सेव करने वाला कोड कहाँ पे आएगा? बाकी लोग भी जवाब दे दो यार, आप लोग भी आए। अच्छा है ही सिर्फ एक है, बाकी है ही नहीं। हाँ, अच्छा देखो ना, मेन एक्टिविटी की ऑन क्रिएट में, ठीक देखो ना, जब भी एप्लीकेशन चलती है सबसे पहले क्या होता है, ऑन क्रिएट। तो मैंने किया p डॉट सेव काउंटर, पहला पैरामीटर कॉन्टेक्स्ट। अब कितना काउंटर सेव करना है ये आप बताओ। हर दफा उसको +1 करना है किसी तरह। इस तरह ले सकते हैं इंट c इज इक्वल टू डिफॉल्ट वैल्यू, बस आप बताएं कितनी रखूं, 0। ठीक है, मैंने किया c प्लस प्लस, कितना हो गया 1, यहाँ पे c पास कर दो, आपका काउंटर 1 स्टोर हो गया। अब दोबारा ऐप चली, फिर आपका c कहां से स्टार्ट हुआ, हाँ 0 से हो रहा है, लेकिन होना कहां से चाहिए, 1 से। अगली दफा चले 2 से, अगली दफा चले 3 से, तो 0 की जगह क्या यूज करूं बोला, हाँ p डॉट गेट काउंटर। देखे ना, पहली दफा चले तो पहली दफा इस गेट काउंटर में मुझे क्या देना है, डिफॉल्ट वैल्यू 0, प्लस प्लस किया तो कितनी हो गया, और ये 1 स्टोर कर लिया। दूसरी दफा ऐप चले तो अब इस काउंटर ने मुझे क्या दिया, 1 दे दिया, 1 में 1 ऐड किया, कितना हो गया 2, अब कितना सेव हो गया 2, फिर ये चलेगा 2 मिला +1 होके 3, तो ये एप्लीकेशन जितनी दफा चलेगी आपका काउंटर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, आपका काउंटर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो हम इसको शो यहाँ पे करवा लेते हैं जी, टोस्ट करवाया हमने, किया p डॉट, जो स्ट्रिंग के बगैर आएगा p डॉट गेट काउंटर। ठीक है, ये हमने क्या करवा लिया, टोस्ट करवा लिया। तो ये अक्सर आप गलती कर जाते हैं, p डॉट गेट काउंटर की रिटर्न टाइप क्या आ रही है, रिटर्न टाइप इंटीजर आ रही है, ऊपर रिटर्न टाइप क्या आ रही है, इंटीजर। तो मैंने किया स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, ये फंक्शन याद है क्या करता है, ये फंक्शन क्या करता है बोला, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। ये क्या करता है, आपकी इंट वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसका काम आपके पास क्या होता है, स्ट्रिंग वैल्यू, इंट वैल्यू को स्ट्रिंग में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। और आपको अच्छी तरह पता है कि टूल्स में जो डाटा डिस्प्ले करना है उसके लिए स्ट्रिंग का होना जरूरी है, उसके लिए आपके डाटा टाइप कौन सी होनी चाहिए, स्ट्रिंग होनी चाहिए। ठीक है, और इसको हम अब रन करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट आपकी ऐप जब पहली दफा चल चुकी है, तो सोच के बताएं काउंटर प्रिंट कराऊंगा तो क्या आएगा, जो पहली दफा ऐप रन करके मैं बटन प्रेस करता हूँ काउंटर कितना आएगा, 1 है, क्योंकि एक दफा आपकी एप्लीकेशन चल चुकी है। अब अगर मैंने मेन एक्टिविटी चेक किया कितनी दफा चली, आप ये भी चेक कर सकते हो फ्रेगमेंट कितनी दफा चले, ये चेक कर सकते हो। तो ये आपकी लॉगिन स्क्रीन है या ये कोई इनपुट स्क्रीन है, कितनी दफा यूजर ने स्क्रीन को ओपन किया, तो ये भी चेक कर सकते हो कि नहीं। ठीक है ना, ये चीजें हम क्या कर सकते हैं, इजीली टेस्ट या चेक कर सकते हैं। सो जी, मैंने ऐप रन की, सेव पे क्लिक किया, काउंटर 1 आ गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 टाइम्स मैंने चलाया। अब मैं इस बटन पर क्लिक करता हूं तो मुझे काउंटर कितना मिल जाएगा,
5 मिलेगा। ठीक है, सो एक ऐसा काउंटर बन गया जिसने ये बता दिया कि आपकी ऐप कितनी दफ़ा चली है। ठीक है, आपकी एप्लीकेशन कितनी दफ़ा रन हुई है। ओके, सो यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? रेफरेंस वाला काम समझ आया? शॉर्ट अमाउंट ऑफ डेटा आपने सेव करना है फ्यू लाइंस ऑफ कोड को यूज़ करते हुए, तो उसके लिए आप लोग क्या यूज़ करेंगे? शेयर्ड प्रेफरेंसेस यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके लिए आप लोगों ने क्या यूज़ करना है? शेयर्ड प्रेफरेंसेस यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है, ओके जी। अब हम चलते हैं अपनी डेटाबेस पे। ठीक है, जब आपने डाटा स्टोर करना है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, आप डाटा स्टोर करना है रोज एंड कॉलम्स में। जो अमाउंट ऑफ डाटा आपके पास क्या आ रहा है? ह्यूज आ रहा है। जब आपने डाटा पे ऑपरेशंस करने हैं, आपने डाटा पे क्यूरीज करनी है, आप चाहते हो कि इतनी प्राइस रेंज में सिर्फ इतने अमाउंट ऑफ डाटा एलिमेंट्स के सिर्फ प्राइस इतने कॉलम्स आ जाए, एक लाइन में जो डाटा सारा का सारा क्यूरी करना है सम सॉर्ट ऑफ एसक्यूएल यूज करते हुए, वो काम आपने किस तरह करना है? अब नेक्स्ट हम वो करते हैं। ओके जी, सो उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको टेस्टिंग या डिबगिंग के लिए एक चीज एप्लीकेशन बताता हूँ। हमारे पास है SQLite DB रीडर। ठीक है, ये मेरे वेबसाइट है APK प्योर के नाम से, वहां से APK डाउनलोड कर लें। सो एप्लीकेशन ये इंस्टॉल करके दिखाता हूँ आपको क्या फीचर प्रोवाइड कर रही है। जिस तीन तीन MB की आपके पास ऐप है, ये प्ले स्टोर से भी मिल जाएगी, लेकिन ये आपके फोन्स पे नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी अभी बताता हूँ। ओके, फाइल मैंने सेव की मेरे पास। तो ये एमुलेटर भी मोबाइल ही है और क्या है। ठीक है, नहीं नहीं, वो ये एक्चुअली एमुलेटर मोबाइल है ना, इस पे चलाएंगे। मेरा फायरफॉक्स ही क्रैश कर गया। ओके जी, है मेरे पास डाउनलोड ही। ये जस्ट मैंने यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया अपने एमुलेटर को, ये इंस्टॉल कर देगा। एमुलेटर ही स्टॉप हो गया। ओके, सो ये मेरे पास एक एप्लीकेशन है SQLite DB रीडर। ठीक है, सो ये एप्लीकेशन बेसिकली क्या कर रही है, आपके मोबाइल फ़ोन में जितने भी लोकल DBs आपकी एप्लीकेशन क्रिएट कर रही हैं, उनका डाटा आपको दिखा देगी। ठीक है, जितनी भी एप्लीकेशन है जो कि SQLite यूज़ करते हुए आपका डाटा सेव कर रही हैं, वो ये एप्लीकेशन आपको दिखा देगी कि आपका डाटा, मतलब जो आपका इनक्रिप्टेड डाटा है, वो भी आपको ये एप्लीकेशन क्या कर रही है? शो करवा रही है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि रूट एक्सेस चाहिए। तो किसी को शायद नाम सुना हो किसी ने मोबाइल रूट करने का, किसी को पता है कि नहीं? मोबाइल रूट करना क्या होता है बोला?
एग्जैक्टली मतलब आप उस पर कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। आप मतलब रूट करने के बाद ना जो सिस्टम एप्लीकेशंस होती है उनको भी डिलीट कर सकते हैं। एग्जैक्टली जो प्री इंस्टॉल एप्स हैं उनको भी आप क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। सो उसमें यह कि इस एप्लीकेशन को रूट एक्सेस चाहिए, क्योंकि जो आपका डाटा एसक्यूएलाइट है ना, वो किसी ऐसी स्टोरेज में पड़ा हुआ है जिसको आप इजीली एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। वो आपकी ऐसी स्टोरेज में पड़ा है जिसको आप इजीली एक्सेस नहीं कर सकते, तो उसको एक्सेस करने के लिए आपको मोबाइल का रूट होना जरूरी है। उसकी एक्सेस के लिए एग्जैक्टली आपके पास रूटेड फोन्स होने चाहिए। तो ये जो आपके लेटेस्ट एमुलेटर्स जो आ रहे हैं, ये भी आपके पास बाय डिफॉल्ट रूटेड है, ठीक है। तो इन पे भी आपकी जो भी एप्लीकेशन, जो भी आपने अक्सर गेम्स वगैरह में हैक्स चलाने होते हैं, उसके लिए भी आपको रूटेड फ़ोन चाहिए होता है, तो वो काम आप इस एमुलेटर पे टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, सो मैंने एप्लीकेशन ऑन की, यहाँ से है प्राइवेट फ्रॉम एप्स, ठीक है। सो ये बेसिकली वो सर्च कर रहा है जी, प्राइवेट आपके पास डाटा आ गया। प्राइवेट डाटा इसीलिए आ रहा है कि यहाँ ना आपका, अगर आप इस एमुलेटर की सेटिंग्स में जाए, यहाँ पे उसमें बताया होता है कि खैर यहाँ पे कहाँ पे भी जहाँ भी लिखा है वो इसके आपकी डिवाइस रूटेड है, तो यहाँ से उसने बताया था कि आपकी डिवाइस क्या है, रूटेड है। ओके ओके जी, सो ये मेरे पास मल्टीपल एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, ठीक है। सो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ से गूगल प्ले स्टोर ओपन किया, तो ये प्ले स्टोर के अंदर सारी डेटा बेसिस पड़ी हैं, सारी की सारी आपके पास क्या आ रही है, प्ले स्टोर के अंदर डेटा बेसिस आ रही है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, इन डेटा बेसिस का डेटा देख सकते हैं, ठीक है। इन डेटा बेसिस का आप डेटा क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपका ये काम है कि आप डेटा व्यू कर सकते हैं। तो हमें जो डेवलपर साइड पे क्या एडवांटेज होता है, हम डेटा को व्यू करने के साथ साथ टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम डेटा को क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो टेस्टिंग करने का क्या मतलब है कि आपने चेक किया कि डेटाबेस क्रिएट हुई है कि नहीं है, ठीक है। फिर आप लोगों ने चेक किया कि उस डेटाबेस में आपका कोई टेबल क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। टेबल क्रिएट करने के बाद आपने चेक करना है, मैंने डाटा इंसर्ट किया तो डाटा इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ। सेम इंसर्शन हम यूज़ कर सकते हैं जब आपने डाटा रिट्रीव करना है, डाटा सर्च करना है, तो पहले एटलीस्ट आपको पता हो कि मेरे पास वो डाटा वहाँ पे सेव्ड या स्टोर्ड है भी के नहीं है, ठीक है। ओके, सो एमुलेटर आज फिर तंग कर रहा है। चाहिए ओके जी, सर गूगल प्ले सर्विसेज, ये सारी की सारी इसमें डेटाबेसेस है। गूगल प्ले स्टोर ओपन किया, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने किया डाउनलोड सर्विस, उसके अंदर एक टेबल पड़ा हुआ है डाउनलोड सेल्स के नाम से, ठीक है। ये टेबल आपके पास पड़ा हुआ है। तो इस तरह ना आपके पास क्या होते हैं, सारे के सारे टेबल्स पड़े होते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या होते हैं, आपके पास डेटाबेस पड़ी होती है, और डेटाबेस के इनसाइड आपके पास क्या होंगे, टेबल्स होंगे। आप टेबल्स को ओपन करके उसका सारा क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, चेकिंग वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम कोड में आते हैं कि आपने डेटाबेस क्रिएट किस तरह करनी है, ठीक है। आपने एंड्रॉइड में डेटाबेस किस तरह क्रिएट करनी है। सो ना एंड्रॉइड में डीबी क्रिएट करने के लिए अगेन आपके पास क्या है, सम सॉर्ट ऑफ प्री डिफाइंड क्लास अवेलेबल है, ठीक है। तो हमने वो सर्विस पढ़ा, एक्सटेंड किया, ऐप कॉम्पेट से किया, बेस अडॉप्टर से किया, फ्रेगमेंट पेजर अडॉप्टर से किया, ब्रॉडकास्ट रिसीवर से किया। तो अब हम एक न्यू क्लास उसको एक्सटेंड करने लगे हैं, उसका नाम आ रहा है एस्कुलाइट ओपन हेल्पर, ठीक है। उसका नाम क्या आ रहा है, एस्कुलाइट ओपन हेल्पर। मैंने जावा क्लास क्रिएट की माई डेटाबेस, ठीक है। सो मैंने एक पब्लिक क्लास क्रिएट कर ली, किस नाम से, माई डेटाबेस के नाम से। इसको एक्सटेंड हमने करना है एस्कुलाइट ओपन हेल्पर, ठीक है। इसको हमने किससे एक्सटेंड करना है, एस्कुलाइट ओपन
हेल्पर के नाम से। ओके, सो अब ये मेरी क्लास है, ये किस पर्पस के लिए क्रिएट हुई है? डेटाबेस पर्पस के लिए। ठीक है, मेरी क्लास किस पर्पस के लिए क्रिएट हुई है? डेटाबेस पर्पस के लिए। ओके, अभी आपको एरर दे रहा है, तो एरर क्यों दे रहा है भला? कुछ फंक्शंस होंगे जो हमने इम्प्लीमेंट करने एग्जैक्टली, कुछ फंक्शंस होंगे जो आपको ओवरराइड करना कंपलसरी है। कुछ फंक्शंस ओवरराइड करना आपके लिए कंपलसरी है। तो ऑल्ट एंटर, यहाँ पे इम्प्लीमेंट मेथड्स, और आपके पास दो फंक्शन आ गए, एक ऑन क्रिएट का और दूसरा अपग्रेड का। ठीक है, अभी भी एरर दे रहा है। अब वो सर वो कंस्ट्रक्टर बनाना होगा शायद। अब यहाँ पे मैं एक्चुअली क्या इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा? जस्ट लाइक योर फ्रेगमेंट पेजर अडॉप्टर कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे मैं एक और फंक्शन कौन सा चाहिए? कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ऑल्ट एंटर, क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कर ले? कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर ले। यहाँ पे मैंने क्या काम किया? आपको कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया। ओके जी, सो हमारे पास तीन चीजें, एक आपके पास कंस्ट्रक्टर आ रहा है, एक आपके पास ऑन क्रिएट आ रहा है, और एक आपके पास आ रहा है ऑन अपग्रेड। जी, सबसे पहले आते हैं अपने कंस्ट्रक्टर में। तो कंस्ट्रक्टर में हमारे पास एक सुपर का कीवर्ड पड़ा है। सुपर का कीवर्ड क्या करता है? सर मेन क्लास से वो हो रहा था जो, हाँ ठीक ठीक, मेन क्लास से क्या करेगा? वो मेन आपको मतलब पेरेंट क्लास है ना? यस सर। जी जी बिल्कुल, पेरेंट क्लास का क्या कॉल करेगा भला सुपर? ने बताया ऑब्जेक्ट हाँ, नो फंक्शंस वगैरह कॉल करना है जो। हाँ एग्जैक्टली, फंक्शंस कॉल करने के लिए सुपर यूज होता है। अगर आपका खाली सुपर लिखा हो तो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। तो याद रखिए, सुपर आपके पास क्या करता है? आपकी पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। तो पेरेंट क्लास कौन सी है भला? वो जो सर हमारी मेन एक्टिविटी है। शाबाश, पेरेंट क्लास मेन एक्टिविटी है सर। इधर इधर सर मैं ये जो सा कोड ओपन हुआ उसको देखो ना आप लोग, ये माय डेटाबेस है इधर तो। ये पेरेंट क्लास है। दागा नाम लो, कोड सेंड होने वाला। ओ भाई, यहाँ ये अच्छा यहाँ है। यहाँ पे मेन क्लास, ये पेरेंट क्लास कौन सी है? ये ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी शुक्र है, तो ऑब्वियस है, यहाँ पे कौन सी होगी? एसक्यूलाइट ओपन होता हाँ है। जी, एसक्यूलाइट ओपन है। तो इसका मतलब है सुपर किसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है? एसक्यूलाइट ओपन होता है। एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर का। तो इस सुपर ने हमारा काम ने बड़ा आसान कर दिया। सुपर क्या करेगा? क्रिएट अ डेटाबेस। ले जी, सुपर ने क्या काम किया? आपकी डेटाबेस क्रिएट कर दी। सुपर ने क्या काम किया? आपकी डेटाबेस क्रिएट कर दी। ठीक है, कैसे क्रिएट किया वो आपका हेडेक नहीं है। सुपर आपका बैकग्राउंड पर सारा काम खुद ही कर देगा। सुपर आपके पास क्या करेगा? बैकग्राउंड में सारा का सारा काम खुद ही कर देगा। ठीक है, तो सुपर का फायदा समझ आया? डेटाबेस किस तरह क्रिएट करनी है, सारा कोड लिखा हुआ है उस एसक्यूएल ओपन हेल्पर के कंस्ट्रक्टर पे, और आपने सुपर का कीवर्ड यूज करते हुए क्या किया? उस कंस्ट्रक्टर को कॉल या यूज कर। ओके, अब हम चलते हैं उसके पैरामीटर्स में। पहला पैरामीटर क्या आ रहा है जी? कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, जिस एक्टिविटी में उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसको दिस या फाइल नेम डॉट दिस पास कर देंगे। दूसरा पैरामीटर क्या आ रहा है? नेम, आप स्ट्रिंग में दे देंगे आपकी डेटाबेस का नाम क्या आ रहा है। थर्ड पैरामीटर आपके पास एक आता है फैक्ट्री, जो कि ना लाइक मैंने आज तक यूज नहीं किया। फैक्ट्री बेसिकली ना आपकी हेल्प करता है कि आपने कोई प्री डिफाइंड क्यूरीज क्या करनी है, ये सर्चिंग टाइप परफॉर्म करनी है। तो उसके लिए ना मैं आपको मतलब इसका अल्टरनेट मैं आपको इन डिटेल पढ़ा दूंगा, जिसके थ्रू आप अपनी मर्जी से किसी भी टाइप की सर्चिंग वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम मोस्टली ये फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट नल पास करते हैं। ओके, लास्ट आ गया वर्जन। तो वर्जन आपके पास क्या होगा? जैसे उसका नंबर होगा हमारे पास, वर्जन 1 2 3 4 5 कितना आ रहा है। ठीक है, इंटीजर में क्या होगा? आपकी डीबी का वर्जन होगा। आपने याद रखना कि आपके पास डेटाबेस का वर्जन इंट में होता है
1 से 2 पे जाएगा। जो एप्लीकेशन के वर्जन होते हैं वो आपके डबल या फ्लोट में होते हैं, जो कि पॉइंट्स में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर समझ आ गया सबको अच्छी तरह? यस सर, आ गया। तो क्या काम कर रहा है? ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ऑन क्रिएट। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है? ऑन क्रिएट। ऑन क्रिएट यूज होगा टू क्रिएट टेबल इन योर डेटाबेस, सिंगल टेबल या मल्टीपल टेबल्स। ठीक है, सिंगल या मल्टीपल टेबल्स क्रिएट करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? ऑन क्रिएट। इसके पैरामीटर्स में किसका ऑब्जेक्ट आ रहा है? एसक्यूएल डेटाबेस, एसक्यूएल मेन डेटाबेस। सुपर क्लास। ऑब्जेक्ट नेम है डीबी, तो आपने जिसका करना है डीबी डॉट एग्जिक या एग्जीक्यूट एसक्यूएल। आपने क्या करना है? डीबी में एसक्यूएल क्यूरी एग्जीक्यूट करनी है। तो किसी को याद है जैम्प, वैम्प, एसक्यूएल, एसक्यूएलाइट, पीएचपी, इनमें टेबल किस तरह क्रिएट करते हैं? बड़ा किसी को याद है कि नहीं? अच्छा, हमारे पास ना एक वेबसाइट बताता हूँ कि अगर टेस्टिंग वगैरह करनी है, हमारे पास है इस तरह एसक्यूएल फिडल के नाम से। बिल्कुल हम जैम्प की तरह का, सेम एसक्यूएल जैम्प की तरह का सिंटैक्स क्या करेंगे अभी यूज करने लगे। ओके जी, सो उसमें आपके पास काम किस तरह से होता है? ये भी नहीं चाहिए। ओके जी, सो ये हमारे पास आ रही है वेबसाइट एसक्यूएल फिडल के नाम से। ओके, तो यहाँ पे आपने करना है इस तरह क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स। ठीक है, आपने क्या किया? स्टूडेंट के नाम से एक टेबल क्रिएट किया। राउंड ब्रैकेट्स में आपने क्या करना होता है? मैंने मिस्टेक निकाल दिया। ओके, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, यहाँ पे किया आपने आईडी, कॉलम नेम, उसकी टाइप रखी इंटीजर प्राइमरी की। ठीक है, कॉलम ने क्या दे दिया? इंटीजर प्राइमरी की, कॉमा सेकंड कॉलम मैंने उसका दे दिया नेम और उसकी टाइप मैंने दे दी TEXT टेक्स्ट। ठीक है, थर्ड कॉलम मैंने यहाँ पे दे दिया उसका रोल नंबर और उसकी टाइप मैंने दे दी इंटीजर। फिर मैंने आपका लास्ट एक और दे दिया ईमेल और उसकी टाइप मैंने दे दी TEXT टेक्स्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना होता है? कॉलम नेम, फिर उसकी डेटा टाइप, कॉमा, कॉलम नेम, डेटा टाइप, कॉमा, कॉलम नेम, डेटा टाइप, कॉमा। तो जितने भी आपने कॉलम्स क्रिएट करने हैं, हर एक का नाम और डेटा टाइप। तो प्राइमरी की आप लोगों को पता है कि नहीं? आई थिंक पता होगा। यस सर, पता का है। आइडिया है। प्राइमरी की में ये होता है कि आपका डेटा किसी एक कॉलम पर डुप्लीकेट नहीं हो सकता। ठीक है, प्राइमरी की में आपके पास जो डेटा है तो किसी एक का, मतलब एक आपके पास जो कॉलम है उसका, वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। तो आईडी मोस्टली ना आपके पास हम 1 2 3 4 5 इस तरह यूज करते हैं। 5 डेटा एलिमेंट्स इंसर्ट हो चुके हैं, छठे के लिए वो ऑटोमेटिकली उसको आईडी के असाइन कर देगा, 6 असाइन कर देगा। तो ले जी, हमने क्यूरी लिखी, इसको बिल्ड स्कीमा किया, ये स्कीमा रेडी। इसका मतलब क्यूरी मेरी बिल्कुल ठीक है, क्यूरी मेरी आ रही बिल्कुल ठीक आ रही है। उसमें तो कि एंड्रॉइड में जब स्ट्रिंग बनाते हो ना, तो गलती से सिर्फ एक स्पेस गलत हो, नेम स्पेस टेक्स्ट की जगह आपके पास क्या हो गया? आपने स्पेस गलती से वहां स्ट्रिंग में स्किप कर दी।
है जी। अब उसने एरर डिस्प्ले कर दिया। इसका मतलब ये है कि वो उसको समझ नहीं लग रहा कि नेम टेक्स्ट तो आपका कॉलम आ गया, लेकिन हमने कॉलम की टाइप डिफाइन नहीं की, स्पेस दी, तो इसका मतलब नेम कॉलम आ रहा है, टाइप उसकी क्या आ रही है, टेक्स्ट आ रही है। ठीक है, इसी क्यूरी को अगर मैं देखें इस तरह कॉपी किया, ये मेरे पास इंस्टॉल है सैप, ये मेरे ख्याल से कोई बात नहीं, सैप पड़ा हुआ था। अच्छा, मैंने वो क्यूरी कॉपी की, ठीक है, और क्यूरी को यहाँ पे अपने स्टूडियो में एज अ स्ट्रिंग पेस्ट कर दिया। तो क्यूरी को मैंने वहाँ से क्या करना है, कॉपी करना है, और स्टूडियो में आके उसे एज अ स्ट्रिंग क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया। तो बेसिकली आपके पास क्या होता है कि जो आपने क्यूरी, मतलब जो भी आपने टेबल वगैरह क्रिएट करने हैं, कॉलम्स वगैरह क्रिएट करने हैं, ऑन क्रिएट क्या करेगा, आपके पास आपकी डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट कर देगा। ठीक है, ऑन क्रिएट का क्या काम है कि आपकी डेटाबेस में आपकी जो टेबल्स हैं उनको एक्चुअली क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा। तो ये db.execute.sql, इसको मल्टीपल टाइम्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको मल्टीपल टाइम्स भी यूज़ कर सकते हैं जब आपने एक से ज़्यादा टेबल्स क्रिएट करने हो। ठीक है, जब आपने एक से ज़्यादा टेबल्स क्या करने हो, क्रिएट करने हो। ठीक है, ओके। एग्जैक्टली। नहीं नहीं, जैप सिर्फ मैं आपको वो दिखाने के लिए बता रहा था कि यही पीस ऑफ कोड आपको बस जैप में यूज होता है, बस। अदरवाइज जैप का कोई काम नहीं। जैसे आपको जैप का आइडिया है कि आपके ये विंडोज में क्या करेगा, एक वो क्रिएट कर देगा। ठीक है, विंडोज में आपके पास क्या करेगा, वो एक लोकल सर्वर क्रिएट कर देगा। तो पोर्टल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखे ना, जो भी आपने वो सारे के सारे काम जैप पे परफॉर्म किए हैं, और एप्लीकेशन आपकी इधर विंडोज पे चल रही थी, तो इसी तरह के आपके पास एंड्रॉयड में आप सपोज कर ले जैप पहले से इंस्टॉल्ड है। ठीक है, आप सपोज कर लें कि आपका जो जैप है वो पहले से इंस्टॉल्ड है। तो आप जो भी ऐसा काम जो कि जैप पे परफॉर्म कर सकते हैं, आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है,
और मैच किधर चले गए यार? क्यों किया? रात में लगे 10 ओवर में 80 स्कोर पे 2 भाई सर ने क्या क्लास ओवर नहीं सर, वो 2 मिनट का टाइम लिया सर ने। खाना क्या है कुछ भी ठंडे का आज।